वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि थंबनेल आप देख रहे होंगे, टारगेट एकेटीयू फेज सेकंड एग्जाम, और एकेटीयू के फेज सेकंड के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। सेकेंड ईयर के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम है वो 13 मार्च को रखा गया है। पहला पेपर आपको पता है, पहला पेपर इंजीनियरिंग फिजिक्स, या फिर जो बच्चे अपने कॉलेज में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनका पहला पेपर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का होना है। आपकी टाइमिंग 9:30 से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले देखिए, ये चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं कि कॉपी को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉपी को कैसे लिखेंगे कि बैक ना लगे। आपकी जो मेन टारगेट होता है वो बैक से बचने का होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की बैक क्या है, बच्चे पास आउट भी हो जाते हैं और वो बैक क्लियर नहीं कर पाते हैं पास आउट होने के बाद भी। तो उससे बचने के लिए आपको अपने आंसर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना होता है, और वो जब आप अपने आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं तो एग्जामिनर भी मार्क्स अच्छे देता है। लेकिन उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको स्टार्टिंग से ही पता होनी चाहिए। जैसे आप एग्जाम सेंटर पर जल्दी पहुंचे, मतलब अपने टाइम से पहुंच जाएं, लेट ना पहुंचे। आप एग्जाम हॉल में 9 बजे एंट्री कर लें, जिससे कि आपको इनफ टाइम मिल जाए कि आप अपनी नोटबुक, जो भी आपको आंसर शीट मिलेगी, उसकी एंट्री बहुत अच्छे से आराम से फिल कर सकें। उसके लिए भी एक वीडियो बनाया गया है कि कैसे आप एकेटीयू की जो कॉपी होती है उसके फ्रंट पेज में आपको एंट्री करनी होती है, वो आप कैसे करें, उसकी डिटेल वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में होता क्या है, ये साइकोलॉजी एक होती है कि अगर आप लेट पहुंचे या आपसे कॉपी फिल करते हुए कोई मिस्टेक हो गई है, तो ये आपके साथ नहीं, 100% ये होता है कि जो बच्चा होता है जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो 10% कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लैक हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको टाइम से एग्जाम हॉल में पहुंचना है। 9 बजे आप पहुंचेंगे, आपको पर्याप्त समय मिलेगा 10 से 15 मिनट अपनी नोटबुक में एंट्री करने का। वो सारी एंट्रीज आप आराम से फिल करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो अपने एग्जाम हॉल में जो भी इन्विजिलेटर आपकी ड्यूटी कर रहे हैं उनसे आप आराम से पूछ सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन गलती नहीं करनी। गलती अगर उस एंट्री में कर देते हैं आप लोग, तो वो आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आपका रिजल्ट अनाउंस होता है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्टिंग से ही आपको बचकर चलना है। आज हम यहाँ पर जानेंगे कैसे हम अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करें। तो कुछ पॉइंट्स के व्यू से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कि किस तरीके से आप कॉपी को रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले आपको पेपर एनालिसिस मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपका पेपर आएगा। तो आपके टोटल पेपर में जो पेपर होगा उसमें टोटल 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो सेक्शन ए होगा उसमें 7 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और ये जो सेक्शन है ये 14 मार्क्स की वेटेज लेकर चलता है आपके एग्जाम में, और आपको पता है कि मैक्सिमम मार्क्स आपके पेपर के 70 रहते हैं। तो 70 में से 14 मार्क्स जो हैं वो सेक्शन ए ही आपके कंटेन करके चलेगा। ठीक है, वहीं पर सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपके पास चॉइस होती है कि आप कोई भी 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर चॉइस अवेलेबल है, यहाँ पर चॉइस अवेलेबल नहीं है सेक्शन ए में। ठीक है, जो सेक्शन बी है उसका जो वेटेज है वो 21 मार्क्स का है, यानी कि आपके 3 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर 7 मार्क्स के हैं। तो 7 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हुए अगर 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो यू गॉट द 21 मार्क्स। तो ये सेक्शन बी जो है ये 21 मार्क्स को कंटेन करके चलता है आपके क्वेश्चन पेपर में। और मैं बता दूं आपको कि जो आपको पास होने के लिए मार्क्स चाहिए, पासिंग मार्क्स जो आपके हैं वो कितने होते हैं, वो भी 21 होते हैं, यानी कि 30%। ठीक है, तो इसीलिए बार बार मैं स्टार्टिंग से बोलता हुआ आया हूं कि सेक्शन बी बहुत इजी होता है और मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उसकी वेटेज है। तो क्यों? क्योंकि वहां पर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन हर एक यूनिट से मिलेगा, यानी कि यूनिट वाइज आपको वहां पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर आप 3 यूनिट भी बेहतर करके गए हैं तो आप तीनों के तीनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग फिजिक्स तीनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यूनिट वाइज होंगे वो मैंने आपको 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं क्या उनमें से कोई टॉपिक तो आपने नहीं छोड़ दिया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि एटलीस्ट आप 3 यूनिट तो करके ही जाएं, जिससे कि आपका जो सेक्शन बी है 21 मार्क्स का वो स्ट्रांग हो जाए। और जब आप 3 यूनिट करेंगे तो सेक्शन ए में भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन वहां पर मिल जाएंगे, तो वहां पर भी आप 8 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी मैं बार बार बीच बीच में आपको बताता भी रहा हूं, जब से आपका क्या कहते हैं डेट शीट अनाउंस हुआ था और आपकी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की थी। ठीक है, अब ये बात हो गई सेक्शन बी की। अब आ जाते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में टोटल आपके 5 क्वेश्चंस होंगे। यहां पर अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो ये क्वेश्चन 1 होगा, और क्वेश्चन 1 में आपके ए बी सी डी इस तरीके से 7 क्वेश्चंस दिए होंगे। वहीं पर ये सेक्शन बी जो है, सॉरी ये सेक्शन ए की मैं बात कर रहा था, सेक्शन बी जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 से दिया होगा, और इसमें भी ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन आपके होंगे। इसमें से आपको कोई भी 3 करने हैं। अब सेक्शन सी में जो है वो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आएगा 3। इस 3 क्वेश्चंस में जो थर्ड क्वेश्चन होगा इसमें ए सेक्शन होगा और बी सेक्शन होगा। 2 सेक्शंस यानी कि 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उन 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना है। क्लियर है? मतलब कहने का ये है कि आप इन 2 क्वेश्चंस में से थर्ड क्वेश्चन के कोई भी 2 क्वेश्चन में से आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ये चॉइस रहेगी एवरी क्वेश्चन वाइज। यहां पर जो चॉइस अवेलेबल है वो एवरी क्वेश्चन में चॉइस अवेलेबल है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ए और बी दिया होगा, इसमें से भी कोई एक आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, उसमें भी ए और बी दिया होगा, आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया होगा, उसमें भी ए और बी दिया होगा, इसमें से भी आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7 दिया होगा, जिसमें से भी आपको ए बी में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहां से 5 क्वेश्चन हैं, पांचों के पांचों क्वेश्चन जो हैं वो 7 मार्क्स को लेकर चलते हैं। तो यानी कि 7 × 5 35 का ये सेक्शन हो जाता है। ये 14 गलती से यहाँ पर लिखा गया है, तो ये आपका 35 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो 35 मार्क्स जो है वो सेक्शन सी कंटेन करके चलता है, और 35 सेक्शन ए और सेक्शन बी कंटेन करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 70 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है, यानी कि पेपर एनालिसिस आपको क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से आपको पेपर मिलेगा, कैसे कैसे सेक्शन होंगे, कितने कितने क्वेश्चन वहां पर दिए होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो ये पेपर एनालिसिस था आपका 70 मार्क्स का। ठीक है, जैसा मैं स्टार्टिंग से आपको बोलता हुआ आया हूं, आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आप सेक्शन बी और सेक्शन सी को प्रायोरिटी दें, पहले आप इसको अटेम्प्ट करें। कोई से भी सेक्शन को, जिस भी सेक्शन पर आपको लगता है कि ये सेक्शन हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप उस सेक्शन को उठाएं और उसको अटेम्प्ट करें। कोशिश करें अगर आप सेक्शन सी कंटेन कर मतलब सेक्शन सी आप फर्स्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसको 1.5 आवर में ख़त्म कर लें। आप पूरे 5 के 5 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ठीक है, यानी कि मैक्सिमम आप 1.5 आवर वहां पर लेकर चलें। इससे कम समय में अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो बहुत बेहतर होगा, यानी कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है। ठीक है, फिर अगर आप सेक्शन बी को ले रहे हैं, मतलब आप सी के बाद सेक्शन बी कर रहे हैं या पहले ही सेक्शन बी कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें सेक्शन बी को आप 1 घंटे में खत्म करें। ये देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही आप आंसर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। मतलब होता क्या है कि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया है तो कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आप उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते थे लेकिन समय नहीं है, अगर उसको आप और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो फिर वहां पर आप उसको कट करना स्टार्ट कर देते हैं, शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो बेहतर आपको आता हो आंसर, है ना? तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए इसको सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करके चलना है। तो अब हमारे पास बची 30 मिनट्स। तो सेक्शन ए वैसे 30 मिनट्स का ही होता है, तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आप इसको 30 + 35 कर सकते हैं, 40 मिनट्स तक भी लेकर जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने टाइम को मैनेज करके चलना है सेक्शन वाइज, और ये सारी चीज़ें आपके माइंड में तभी हो जाएंगी स्टार्ट जब आप पेपर को पढ़ेंगे। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको,
कि जब आपको एग्जाम हॉल में पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो आराम से रिलैक्स होकर एक लंबी सांस लेकर आप 5 मिनट उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने चाहिए। उससे आपको अंदाजा होगा कि कौन सा सेक्शन मेरा स्ट्रांग है। कुछ बच्चे होते हैं जैसे ही पेपर मिला सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन उनको याद है तो तुरंत लिखने बैठ जाएंगे। नहीं बेटा, आप 5 मिनट आराम से दें अपने क्वेश्चन पेपर को, उसको पढ़ें, एनालाइज करें, फिर माइंड में टाइम मैनेजमेंट बनाएं। जो बच्चे इस तरीके से टाइम मैनेज करेंगे वो बेहतर तरीके से टाइम का यूटिलाइज कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। अदरवाइज जो बच्चे पेपर मिलते ही सोचते हैं कि हमारा 1 मिनट भी खराब ना हो जाए, उनका टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। और सेक्शन ए को मैं हमेशा बाद में करने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी क्यों कहता हूं, वो इसलिए कहता हूं बच्चों कि जब आप बेटा एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपने जो पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप बहुत कुछ लिखेंगे तो मार्क्स तो केवल 2 ही आपको मिलेंगे। तो इसलिए आप लास्ट में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, 2 मार्क्स में ही इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि वो उसी को 2 मार्क्स वाले सेक्शन को ही 1 घंटे में कवर करते हैं, 1 घंटे में खत्म करते हैं। बस वहीं पर उनका टाइम मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। और जिसमें उन्हें शॉर्ट लिखना था उसमें तो उन्होंने लॉन्ग लिख दिया, और फिर सेक्शन बी और सेक्शन सी के आंसर जो हैं उनको शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि उनको कम वर्ड्स में लिखेंगे। तो वो आपके लिए फिर वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और ये वही बच्चे होते हैं फिर बाद में इनको लगता है कि हम अटेम्प्ट तो सब कुछ करके आए हैं, बेहतर मार्क्स हमारे आने चाहिए, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन बी और सेक्शन सी को प्रायोरिटी देनी है कि पहले आप अटेम्प्ट करें, सेक्शन ए को आप कोशिश करें लास्ट में ही अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्लियर? आई होप इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे और पहले ही पेपर से आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा देखने को। ये आप एनालाइज करके देख लेना पहले पेपर से। ठीक है, चलिए अब एकेट्यू की जो कॉपी आएगी वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि कुछ जो पेपर है जहां पर आपको आंसर लिखना है, अभी मैं जो फ्रंट पेज है वो भी मैं दोबारा से दिखा दूं आपको। ऑलरेडी उस पर एक कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, कैसे आपको एंट्रीज करनी है, कौन कौन से सेक्शंस में आपको एंट्री करनी है, वो सारी चीज़ें वहां पर बताई गई हैं। मैं यहाँ पर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो वीडियो आप जाकर देख लें आराम से, क्योंकि वो एंट्री बहुत जरूरी है। उसमें अगर मिस्टेक होती है तो रिजल्ट आपका वहां पर डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो जैसे सपोज आप सेक्शन बी कर रहे हैं तो आप देखिए आंसर को रिप्रेजेंट करने का कुछ मैं यहाँ पर तरीका आपको बता रहा हूँ। वो कॉपी जो होती है वो बहुत नीट एंड क्लीन आपको मिलेगी। थोड़ा सा ये लाइट हो रही थी इसलिए मैंने इसका कलर चेंज कर लिया है कॉपी के पेपर का। आप ये ना सोचे कि इस तरीके की गंदी सी कॉपी आपको मिलेगी, नहीं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉपी होती है, पेपर की क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेपर कॉपी का मिलेगा। तो लाइनिंग वाले पेपर होते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि आप ये एक लाइन तो ऑलरेडी यहां पर खींची हुई आती है। ठीक है, और कोशिश करें यहां पर लाइन अगर आप खींचना चाहते हैं तो आप ये जो लाइन यहां पर खत्म हो रही है इतनी ही आप लाइन खींचे यहां पर, केवल और केवल। बच्चे क्या करते हैं यहां पर एक गली सी बना लेते हैं, ये तो है लाइन, एक लाइन यहां खींचेंगे ऐसे, फिर एक लाइन यहां पर खींचेंगे ऐसे, तो फिर फायदा ही क्या हुआ? इतनी सी गली से में आप लिखोगे तो एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, और ये केवल और केवल पेपर भरने के लिए बैठा हुआ है, और इसने कॉपी ही इतनी शॉर्ट कर दी है कि आधी कॉपी तो इसने लाइनिंग में ही कवर कर ली है ना। तो इन छोटी छोटी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन यहां पर खींच देंगे, एक लाइन यहां पर खींच देंगे, तो ये एक छोटी सी गली मिलेगी उनको एक्सप्लेन करने के लिए, और वो सोचेंगे कि हम बहुत लंबा आंसर लिख कर आए। नहीं, एग्जामिनर आपके पहले ही पेपर से एनालाइज कर लेता है कि बच्चे को कितना आता है, पहले क्वेश्चन से ही अंदाजा लगा लेता है कि बच्चा सब्जेक्ट के बारे में पढ़कर आया है या नहीं आया। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है जो भी क्वेश्चन, जो भी सेक्शन आपका स्ट्रांग है वो कब पता चलेगा बेटा? वो पेपर को एनालाइज करके पता चलता है। अगर आप पहले को जैसे ही पेपर मिला आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, ओह ये तो मुझे याद है, आप करने बैठ गए, आगे देखा आपको 3 क्वेश्चन कंटिन्यू याद ही नहीं है ना। तो इस तरीके से आपको नहीं करना। सपोज आप सेक्शन बी करने बैठे तो बहुत ही अच्छे राइटिंग में आप यहाँ पर सेक्शन बी लिखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से आप उसको
बादल में बंद कर देंगे, जिस तरीके से मैं जनरली करता हूं। ठीक है, तो सेक्शन बी, फिर आप यहां पर कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सेक्शन बी में क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 होता है और 2 का अगर आप ए नहीं कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, तो आप यहां पर मेंशन करेंगे और इस तरीके से लाइन खींच देंगे ये। ठीक है, अब आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। 7 मार्क्स के लिए आप 3 पेपर या 3 जो पेजेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं, वो मैक्सिमम अगर आप जाना चाहें आपके जो उस आंसर में क्या कहते हैं डायग्राम्स हैं, तो आप मैक्सिमम 4 पेजेस कवर कर सकते हैं। टारगेट नहीं है ये, देखिए ये टारगेट नहीं है। 7 मार्क्स के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए जितना पूछा गया है उतने पॉइंट ऑफ व्यू से आप अटेम्प्ट करें। वहीं पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो टारगेट बनाए होते हैं 3 से 4 नहीं 5 पेपर तक हमें एक्सप्लेन करना है, 5 पेपर तक करेंगे तो 7 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। पेजेस का मतलब यहां पर ये है बेटा, जैसे पहला पेज ये है, अब आप इसको पलटेंगे तो दूसरी साइड दूसरा पेज आ गया, तीसरी साइड जब आप नेक्स्ट पेपर पे पहुंचेंगे तो वो इस तरीके से मैं बोल रहा हूं, 3 खड़े पेजेस नहीं, वो पेपर हो जाते हैं, है ना। तो 3 पेजेस, 1 उसकी दूसरी साइड 2 और नेक्स्ट पेपर की एक साइड 3। मैक्सिमम अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो 3 पेजेस मेरे अकॉर्डिंग तो ये रहता है। अगर आपके डायग्राम्स हैं उसमें एक्सप्लेन करने के लिए तो आप 3 से 4 पेजेस पे जा सकते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। जो बच्चे ये कहते हैं कि हमें 3 से 4 या फिर 5-6 पेपर भरने ही हैं 7 मार्क्स के लिए, वो स्ट्रेटेजी सही नहीं होती है। उसमें आप अपने आंसर को एक्सप्लेन करते हुए जो चीज़ नहीं पूछी गई है उस रास्ते से हट जाते हैं और वहीं पर एग्जामिनर पर गलत इंपैक्ट पड़ता है। मैं आपको क्लियर बताता हूं ये बातें। ठीक है, अब उनके लिए जो बच्चे मन में धारणाएं बनाए हुए हैं कि 5-6 पेपर ही हम भरेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में तभी हमें मार्क्स मिलेंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपसे 7 मार्क्स में कोई न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है, और मैं नहीं मानता कि कोई न्यूमेरिकल एक पूरे जो A4 सीट होती है उससे बड़ा आप सॉल्व करें। हो सकता है कि उसकी दूसरी साइड जा सकता है, वो मैथ में कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप किसी सब्जेक्ट की बात करें जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, तो क्या आपका वो न्यूमेरिकल एक पेपर से ज़्यादा पर आता है, तो क्या उसको भी वो 7 मार्क्स में 4 से 5 पेपर में एक्सप्लेन करेंगे? बार बार उसी को आंसर को दोबारा दोबारा लेकर आएंगे? नहीं करेंगे ना। तो ये बेटा अवधारणा आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको 5-6 पेपर भरने हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन में, ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉपी बहुत लेंदी होती है, वो कॉपी ना तो शॉर्ट पड़ती है और ना ही किसी भी पेपर में ऐसी होती है कि वो कंप्लीट भी भर जाए। बहुत सारे पेपर्स दिए जाते हैं वहां पर, है ना। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से एक्सप्लेन करें। ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करोगे तो एग्जामिनर आपसे चिढ़ जाएगा, ये होता है। ऑब्वियसली जो चीज नहीं पूछी गई अगर आप वो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एग्जामिनर का टाइम वेस्ट करा रहे हैं कॉपी को चेक कराने में, और वहीं पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, वहीं पर बच्चों के जो मार्क्स हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशन से कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। अगर वो थ्योरी वाला आपका आंसर है डायग्राम के साथ है तो आप 3 पेजेस से 4 पर जा सकते हैं, अदरवाइज 3 पेजेस बहुत होते हैं किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो 7 मार्क्स के लिए आपको इतना टारगेट बनाकर चलना है। न्यूमेरिकल है तो अगर वो न्यूमेरिकल आपका एक पेज पर खत्म हो रहा है, आधे पेज पर खत्म हो रहा है, तो वो इनफ है, जितने में आपको सॉल्व करना है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूमेरिकल जो होते हैं, न्यूमेरिकल में स्टेप मार्किंग होती है, तो स्टेप मार्किंग के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उनके आंसर को एक तो आप बॉक्स में बंद करें इस तरीके से आंसर को, और उसकी यूनिट जरूर लिखें। बच्चे क्या गलती कर देते हैं, यूनिट नहीं लिखते हैं। यूनिट को वो सोचते हैं कि अगर नहीं लिखेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा, हमारा आंसर तो सही आया है, लेकिन वो वहां पर नंबर काट लेता है एग्जामिनर, और अगर वो चाहे तो वो पूरे के पूरे मार्क्स भी काट सकता है। क्यों? क्योंकि कोई क्वांटिटी अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी कुछ यूनिट होगी ना। आप दुकान पर जाकर कहें मुझे 2 किलो दे दीजिए, है ना, क्या चीनी, तो वो आपको 2 किलो चीनी मिल जाएगी, लेकिन आप बोले चीनी दे दीजिए 2 2 चीनी दे दीजिए, तो वो क्या करेगा, वो आपको दुकान से भगा देगा, है ना।
क्योंकि आपने उसको यूनिट नहीं बताई है। भाई आप 250 ग्राम चीनी लेना चाह रहे हैं, आधा किलो चीनी लेना चाह रहे हैं, 1 किलो चीनी लेना चाह रहे हैं, या 5 किलो चीनी लेना चाह रहे हैं, तो यूनिट तो आपको बतानी पड़ेगी ना। या फिर आप फ्रूट्स के ठेले पर गए कि हमें 1 दर्जन केला दे दीजिए, या आप क्वांटिटी बताएंगे कि 12 केले दे दीजिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी न्यूमेरिकल में। यहां तक कि जो वैल्यूज गिवन है आपको, वो आप सबसे पहले गिवन दैट करके लिखेंगे, तभी आपको एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन आपकी होगी उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। गिवन दैट के साथ जो जो चीजें आपको दी हैं विद यूनिट आप लिखें, और जहां पर आपको नीड हो रही है कि आप एक यूनिट को कन्वर्ट करें दूसरे यूनिट के इक्विवेलेंट करने के लिए, तो उस यूनिट को वहीं पर आप कन्वर्ट करके विद यूनिट लिखें। जैसे आपका माना कोई चीज मीटर में दी हुई है एक वैल्यू, और सारी आपको सेंटीमीटर में या फिर किलोमीटर में दी हुई हैं। माना किलोमीटर में है आपकी एक वैल्यू और सारी वैल्यू मीटर्स में दी हुई हैं, तो आप जब इस वैल्यू को वहां पर लिखें, गिवन दैट में कोई वैल्यू आपको दी हुई है किलोमीटर में, तो आप उसको मीटर में जब कन्वर्ट करें तो वहीं पर कन्वर्ट करके लिखें, जैसे 1000 मीटर। विद यूनिट आप लिखेंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जहां पर भी आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आप उसको भी बॉक्स में बंद कर दो, वी नो दैट, ये फॉर्मूला हमने लिखा है ना। एंड फिर लिखेंगे आप पुटिंग दीज वैल्यूज, वैल्यू पुट करें, सॉल्व किया, आंसर आ गया, तो आंसर को आप बॉक्स में बंद कर दें और नीचे लिख दें आंसर, इस तरीके से। तो देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बच्चे यहाँ पर छोड़ देते हैं। हम कॉपी चेक करते हैं कॉलेज लेवल पर भी, तो हमें यही छोटी छोटी मिस्टेक्स मिलती हैं बच्चों की। देखिए जब आप अपने कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो ये जो छोटे छोटे एग्जाम आपके कराए जाते हैं, सेशनल, आपके पीयूटी, क्लास टेस्ट, ये आपकी यही मिस्टेक सॉल्व करने के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं। इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर भी कंफ्यूज ना हो, आपके कॉपी को चेक करता हुआ उसको ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े, और जितना पूछा गया है केवल और केवल उतना इनफ ही आप एक्सप्लेन करें। उससे ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये मुझे मामू बना रहा है, और वो फिर आपके मार्क्स कट करना स्टार्ट कर देगा। न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में आंसर को आप फाइनली बॉक्स में बंद करेंगे, जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं उसको बॉक्स में बंद करेंगे, और आंसर में फाइनली जो आंसर आया है उसकी यूनिट के साथ उसको मेंशन करेंगे। क्लियर हुआ? तो सेक्शन बी इस तरीके से आप ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, फिर कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हैं रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां पर लिखेंगे इस स्पेस में आंसर, और आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नहीं उतारना है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन उतारने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नहीं उतारना है, आप सेक्शन के हिसाब से क्वेश्चन नंबरिंग आप मेंशन करें और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। अब आपने क्वेश्चन बी कर लिया, ठीक है। सपोज आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया है वो यहाँ पर खत्म हुआ, तो पहले तो आप जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो आप 2 लाइन वहां पर खींच दीजिए। जैसे ही आप 2 लाइन वहां पर खींचेंगे तो आपको, यानी कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसके को पता चल जाएगा उन 2 लाइन से कि यहां तक इसका आंसर है। अब ये जो स्पेस बचा हुआ है छोटा सा, अब यहां से, क्योंकि ये जो पेपर का स्पेस है ये बहुत कम बचा है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एग्जामिनर, क्योंकि बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती हैं, तो उसका ध्यान यहां पर नहीं जा पाता है, और वो, क्योंकि मैंने क्या बताया कि आप क्वेश्चन में सेक्शन नंबर भी मेंशन करें, क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करें, तो इतना स्पेस तो वो ही कवर कर लेगा, तो उससे एग्जामिनर का जो ध्यान है वो उस क्वेश्चन पर नहीं पहुंच पाता, अगर कम स्पेस आपका यहां पर रहा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आप यहां से नया क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे पहुंचे, तो क्योंकि मैंने 2 ही पेपर यहां पर लिए हुए थे, तो अब आप उस क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करें। और अगर आपका सेक्शन बी का ही क्वेश्चन है तो आप फिर से यहां पर लिखेंगे सेक्शन बी, और यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आपने पहले बी क्वेश्चन किया, अब सी नहीं आता है आपको तो डी कर लीजिए, यहां पर 2 का डी लिखेंगे, यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, और फिर जिस तरीके से मैंने लास्ट पेपर पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपको थ्योरेटिकल में पेजेस का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ बच्चों के माइंड में पेजेस हैं कि हमें इतने पेजेस में तो करना ही करना है। ठीक है, तो
तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए देखिए, ये पेजेस वाला जो पार्ट है ये उस सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है जो पूरा कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, लेकिन उस थ्योरेटिकल पोर्शन को भी रिप्रेजेंट करने की एक टेक्निक होनी चाहिए आपके पास कि आप कम एक्सप्लेनेशन यानी कि कम पेपर भरते हुए भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर दें। आप एनवायरमेंट सब्जेक्ट को ही देख लीजिए, एनवायरमेंट में थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन आप अगर उसको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे एनवायरमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है तो एनवायरमेंट आप यहाँ पर लिखें और एनवायरमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें आप इस तरीके से बता दें जो थ्योरेटिकल आप एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि एनवायरमेंट में आपके ट्रीज भी आते हैं, आपका वाटर भी आता है, एयर भी आता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप अगर डायग्राम की हेल्प से करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर कि भाई थ्योरेटिकली जो सब्जेक्ट था, थ्योरी वाली चीज़ को ये कुछ अलग तरीके से बताने का प्रयास कर रहा है, तो यानी कि बच्चे को पता है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन पेपर के लिए भी, और आपका जो प्रैक्टिकल या फिर न्यूमेरिकल और डेरिवेटिव टाइप का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, छोटा या कम स्पेस अगर नीचे रह जाता है तो आप उसको अवॉइड करें कि वहां पर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, 2 लाइंस आप जरूर खींचेंगे जैसे ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन का आंसर अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप 2 लाइंस जरूर वहां पर खींचेंगे। ठीक है, और अगर आपका सपोज यहां पर कोई क्वेश्चन खत्म हो रहा है इतने स्पेस पर तो आप यहां पर लाइन खींचे, तब आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपका 50% से ज़्यादा पेपर अवेलेबल है तो आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, अगर 50% से कम है तो क्वेश्चन स्टार्ट आप नेक्स्ट पेज से करें। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको वो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ टिप्स मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मार्जिन ऑन वन साइड, जैसा कि मार्जिन एक तो वन साइड अवेलेबल होता ही है, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, ये एक लाइन तो ऑलरेडी आपकी खींची हुई होती है। अगर आप दूसरी लाइन भी खींचना चाहते हैं तो ये जो स्पेस है इस पर आप लाइन खींच सकते हैं, जिससे आपका जो लिखने का तरीका है वो मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि एक पैराग्राफ आपका कहीं और जा रहा है और दूसरा पैराग्राफ कहीं और तक जा रहा है, तो जस्टिफाई फॉर्म में आपका एक्सप्लेनेशन रहे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बोला है, अदरवाइज आप अगर नहीं भी खींचेंगे तो दैट्स इनफ, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इतनी ज़्यादा गली ना बना लें कि एक लाइन तो पहले ही ऑलरेडी दी हुई है यूनिवर्सिटी ने, आपने उसके आगे भी एक लाइन खींची, इधर मैंने यहाँ पर खींचने को बोला था आपने यहाँ खींच ली, तो आपने एक छोटी सी गली बना ली आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए। और आप उस एक्सप्लेनेशन में 6 से 7 पेपर भर आए, 7 नंबर के क्वेश्चन में आपने सोचा कि आप तो बहुत कुछ लिख कर आए हैं, अपने दोस्तों से आपने कह दिया कि मैं तो बहुत ज़्यादा लिख के आया हूँ, मैंने तो पूरी कॉपी भर दी थी। ठीक है, और नंबर जब आएंगे तो आप वहां पर फिर निराश होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। वहीं पर आगे बात करें, विच सेक्शन चूज फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया है 3 सेक्शन है, तो आपको कौन सा सेक्शन पहले चूज करना है स्टार्ट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी कॉपी को फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन की तरह रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो आपको जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेंगे, जो क्वेश्चन में सेक्शन आपको अच्छा आता है वो आप पहले अटेम्प्ट करें, वो आपकी चॉइस है। कोशिश करें, मेरा कहना बस ये है कि सेक्शन ए को आप लास्ट में ही अटेम्प्ट करें। ठीक है, सेक्शन बी और सेक्शन सी में से जो भी बेहतर तरीके से आपको आता हो वो आप एक्सप्लेन करें। एक चीज आपको अवॉइड करनी है कि आपने सपोज यहां पर लिखा सेक्शन सी और उसका क्वेश्चन नंबर 3 आपने अटेम्प्ट करा, फिर आप उस सेक्शन में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, फिर तुरंत आप सेक्शन बी पर पहुंच गए, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 का ए, फिर आपने देखा यार सेक्शन बी का और कोई क्वेश्चन मुझे इतना अच्छा नहीं आता, चल सेक्शन सी का जो क्वेश्चन 4th है वो मुझे बहुत अच्छे से आता है, मतलब बहुत अच्छे से क्या है, लिमिटेड आता है, तो मैं क्यों ना उसको कर लूं, फिर आप सेक्शन सी पर पहुंच गए। तो ये बहुत ज़्यादा गलत इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज होता रहता है सेक्शंस में, क्योंकि उसको मार्क्स वहां पर चढ़ाने हैं कि किस क्वेश्चन पर कितने मार्क्स आपने दिए हैं, तो वो फिर आपके मार्क्स काटना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करें पेपर को एनालाइज करके कि अगर सेक्शन सी में आपको 3 से 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं तो आप उसको पहले अटेम्प्ट कर लें, या सेक्शन बी जो है वो आपको कंप्लीटली कोई भी 5 में से 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं तो आप उनको पहले कर लें।
ठीक है, तो कोशिश करें कि जिस सेक्शन को आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया है उसके जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं वो वहीं पर आप खत्म कर लें। ठीक है, क्लियर? क्लियर नंबरिंग एंड अंडरलाइन द क्वेश्चन नंबर क्लियर, जैसा मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि सेक्शन सी आप यहाँ पर लिखें और फिर इसको आप चाहे तो अंडरलाइन कर लें या फिर बादलों में बंद कर दें, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखें कौन सा क्वेश्चन है, और फिर जो ये यहाँ पर मार्जिन दिया है यूनिवर्सिटी ने वहाँ पर आप आंसर लिखें या सॉल्यूशन लिखें और फिर अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दें। ये बहुत ज़रूरी है। अवॉइड ओवर राइटिंग, ओवर राइटिंग को तो आपको अवॉइड ही करना है। अगर सपोज बाई चांस आपसे कोई चीज गलत लिखी जाती है, मतलब आपको लिखना था अंडर, आपने लिख दिया बिलो, ठीक है, तो आपको यहां पर किस तरीके से इसको कट करना है, सिंपल आप एक लाइन खींचिए ऐसे बस। बच्चे क्या करते हैं यहां पर डिजाइन बनाना स्टार्ट कर देंगे, ये इस तरीके से, है ना, वो सारी कलाकारी यहीं पर लगाना स्टार्ट कर देंगे। और जो टाइम मैनेजमेंट था, जहां पर केवल एक लाइन से काम चल जाता था, वो डिजाइन बनाने में उन्होंने 1 मिनट खत्म कर दिया, है ना। तो इस तरीके से भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक लाइन से कट करेंगे सिंपल, तो एग्जामिनर का ध्यान भी नहीं जाएगा कि ओवर राइटिंग हुई है। अदरवाइज आप जो ये डिजाइन बनाएंगे, इससे आपने एग्जामिनर का जो ध्यान है वो अट्रैक्ट कर लिया कि हाँ मैं यहाँ पर गलती कर चुका हूँ, ये देखिए मैंने गलती की है, ध्यान से देखिए, क्यों नहीं देख रहे, है ना। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनर को फोर्स नहीं करना है अपनी मिस्टेक को दिखाने के लिए। तो ओवर राइटिंग से आपको बचना है। अगर गलती हो भी जाती है तो सिंगल लाइन से आप उसको केवल कट करते हैं बस। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, गिव आंसर एक्यूरेटली और इन मैनर, मतलब आंसर जिस तरीके से आपसे पूछा गया है उसको आप एक्यूरेटली और लिमिटेड, जिस तरीके से जो जो चीजें उसने पूछी हैं उस क्वेश्चन में, वही आप वहां पर आंसर में लिखें। और एक मैनर में, मैनर मतलब जैसे एक क्वेश्चन में आपसे 2 पार्ट या 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले पूछ लिया व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, फिर पूछ लिया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, और फिर पूछ लिया व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो उसमें क्या लिखेंगे आप? मैनर का मतलब यही है, पहले आप लिखें ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, फिर आप लिखें उसके टाइप्स के बारे में, फिर आप लिखें उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो ये मैनर का आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, एक्यूरेटली की बात करें तो क्योंकि ये 3 पार्ट में, अगर हम इसी क्वेश्चन को लें तो ये 3 पार्ट्स में क्वेश्चन आपसे एक्सप्लेन कराया गया है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कितना आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जितना आपसे पूछा गया है केवल और केवल उतना आप एक्सप्लेन करें और मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करें। ठीक है, क्लियर हुआ ना? तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखकर चलनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? हाउ मैनी पेजेस फॉर द शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर। मैंने आपको बता दिया है लॉन्ग आंसर के लिए, अगर आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन आंसर है जिसमें सिंपल आप कोई भी एक ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसमें 3 पेजेस इनफ है, अगर आपको अच्छे से आंसर आता है तो। ठीक है, बकवास लिखने के लिए तो 10 पेज पर भी आप आंसर लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उस समय जो पेपर आपके पास है, जो जो आपकी आंसर सीट आपके पास है, पेन आपके पास है, जितना आप जो चीज लिखना चाहें वो आप वहां पर लिख सकते हैं, है ना। लेकिन 3 पेजेस पर इनफ होता है 7 मार्क्स के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना। अगर आपके उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में डायग्राम्स ज्यादा हैं या डायग्राम की हेल्प से आपने ज्यादा एक्सप्लेन किया है, तो आप 4 पेजेस तक जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 7-8 पेजेस तक जा रहे हैं तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी एक्सप्लेनेशन देनी होती है। ये तो हो गया लॉन्ग आंसर के हिसाब से। शॉर्ट आंसर के हिसाब से बच्चों के माइंड में है कि एक पेज तो भर के ही आना है। क्यों भाई? शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम 40 वर्ड्स का होता है, जो 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है। आप उन 40 वर्ड्स के हिसाब से अपने आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और आंसर को इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि वो 40 वर्ड्स जो आपने एक्सप्लेन किया है उसमें जो चीज पूछी गई है वही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वही एक्सप्लेन करना है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में कि राइट डाउन द 2 एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो उसने केवल 2 मार्क्स में 2 एडवांटेजेस ही तो लिखवाई हैं। अब आप पूरा मॉड्यूलेशन एक्सप्लेन करने बैठ जाएं तो मार्क्स तो आपको 2 ही मिलेंगे। उसमें एग्जामिनर और कंफ्यूज रहेगा कि क्वेश्चन तो ये पूछा गया था, ये बताना क्या चाह रहा है। लिखा आपने बहुत कुछ है उसके बारे में,
लेकिन एग्जामिनर ही कंफ्यूज है कि ये बताना क्या चाह रहा है, तो वो कैसे आपको नंबर दे देगा? 2 में से 2 भी वो 1 देकर निकल लेगा, है ना? तो शॉर्ट आंसर जो है वो 40 वर्ड्स का ही इनफ होता है। यानी कि अगर आप A4 शीट पर देखें तो A4 शीट पर आप आराम से 3 आंसर लिख सकते हैं। अगर डायग्राम है तो हो सकता है, अगर 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, दोनों में डायग्राम थे, तो एक पेपर पे 2 ही क्वेश्चन के आंसर आपके आए। लेकिन आप कोशिश करें कि आप 40 से 45 वर्ड्स में आप अपने 2 नंबर के आंसर को एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, पेपर भरना मोटिव नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट लिखना, एक्यूरेसी के साथ लिखना मोटिव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लू और ब्लैक जो बॉल पेन है उसका आपको यूज करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इनके अलावा कोई और कलर का पेन आप यूज ना करें, कोशिश करें बॉल पेन आप यूज करें। जेल पेन कभी कभी ये होता है कि नमी या बारिश वारिश होती है, कोई बच्चा भीगा हुआ आया है या फिर गर्मी के मौसम में पसीना होता है, तो उससे वो जो आपका जेल पेन होता है वो जैसे ही वाटर के संपर्क में आता है तो उसकी इंक थोड़ा सा फैल जाती है। तो कोशिश करें कि आप वॉल पेन का ही यूज करें। साथ ही साथ जब आप सेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सेक्शन ए, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का बी आपने लिखा है, तो इन चीजों को लिखने के लिए आप स्केच का यूज कर सकते हैं, ब्लैक या ब्लू, जिससे थोड़ा सा जो एग्जामिनर का ध्यान है वो सीधा क्वेश्चन पर चला जाए, है ना? और जब आप सेक्शन ए अटेम्प्ट करें तो सेक्शन ए हर क्वेश्चन के आंसर में ना लिखें, क्योंकि आपका छोटे छोटे आंसर आपको लिखने हैं, तो सेक्शन ए ऊपर ही आप लिख लें। फिर आप ऐसे लिखते चले जाएंगे क्वेश्चन ए का ए, फिर आप जैसे ही क्वेश्चन खत्म हुआ, यहाँ पर 2 लाइंस आपने खींची, है ना? चलिए मैं और थोड़ा सा इसको डिटेल में आगे बताऊंगा एक ब्लैंक स्लाइड पर, है ना? तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि ब्लू या ब्लैक वॉल पेन आप कोशिश करें, यूज करें। सेक्शंस या फिर क्वेश्चन के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्केच का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट वही है जो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि न्यूमेरिकल्स में यूनिट का आपको ध्यान रखना है। कैलकुलेशन पर आप अभी से तैयारी करके रखें, क्योंकि कैलकुलेटर आपका अवेलेबल, मतलब कैलकुलेटर आपका रहता है कि आप लेकर जा सकते हैं एग्जाम हॉल में, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर है, कैसे उसको यूज करना है, उसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अदरवाइज वहां पर फिर आप मिस्टेक कर कर आएंगे, कैलकुलेटर होते हुए भी आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, है ना? तो कैलकुलेटर का आपको यूज अभी से प्रैक्टिस कर देनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स जो आप सॉल्व कर रहे हैं, आंसर की आपको यूनिट जरूर लिख कर आनी है। ठीक है, और फाइनली आंसर को बॉक्स में बंद कर देना है। वहीं पर ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, आप कोशिश करें कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक सबसे रामबाण तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो हम वही चीज रिप्रेजेंट करेंगे जो हमें बहुत अच्छे से आती है। सपोज आपने सारा पेपर कर लिया और आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका छूट गया है ना? या फिर जब आप सेक्शन ए को करने बैठे तो उसमें से आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो आप उसको वहीं पर खत्म करने, क्योंकि एंड में आपका सेक्शन ए आपको करना है, तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है कि जिस तरीके से आपने अपने अच्छे आंसर को एक्सप्लेन किया है, उसी तरीके से आप ये ना आता हुआ जो आंसर है आपको, ये भी उसी राइटिंग में आपको लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन उनको नहीं आता है अच्छे से, उसकी राइटिंग इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनर पढ़े उसको समझ में ही ना आए हमने क्या लिखा है ना? वो सोचते हैं कि हम एग्जामिनर का उल्लू बना देंगे, लेकिन जब कॉपी एग्जामिनर के सामने आती है तो वो राइटिंग से ही पता कर लेता है कि बच्चे ने ये आंसर याद का लिखा है या ये आंसर उसने बिना याद का लिखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ना आते हुए क्वेश्चन को भी आपको उसी राइटिंग में लिखना है जिस राइटिंग में आपने आते हुए क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर बच्चे गलती कर देते हैं और ना आते हुए क्वेश्चन को जब वो एक्सप्लेन कर कर आते हैं तो उन पर उनको नंबर नहीं मिल पाते। लेकिन अगर आप उसी राइटिंग में लिखेंगे तो हाँ, फिर आप एग्जामिनर को गुमराह कर सकते हैं। एग्जामिनर सोचेगा यार राइटिंग तो सेम ही है, तो बच्चे ने एक्सप्लेन भी अच्छा किया होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा दे चुका है पहले एक्सप्लेन करने में आंसर को। तो ये चीज आपको ध्यान में जरूर रखनी है। ठीक है, कोशिश करें कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएं।
नहीं भी होते, एक आध क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ही आपको कुछ नहीं पता है, तो फालतू में बेकार तरीके से एक्सप्लेनेशन करने से अच्छा है आप उसको ना लिखें। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोशिश करें 90% आप पूरा पेपर करके ही आए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है, राइटिंग स्पीड आपको मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, राइटिंग पर विशेष ध्यान रखना है, नीट एंड क्लियर राइटिंग आपकी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है राइटिंग का जब आप क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं तो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए, तो मैं जैसे बता रहा था कि आपने जैसे सेक्शन ए यहां पर स्टार्ट किया और आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। आपने यहां पर जो लाइन लिखी हुई है उसमें स्पेस दिया हुआ है, आंसर यहां पर लिखा। फिर आप बार बार सेक्शन ना लिखें, क्योंकि आप इस सेक्शन को लास्ट में खत्म कर रहे हैं, तो अब यहां पर आप लिखेंगे सेक्शन ए, तो ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, फिर यहां पर आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, फिर आप लिखेंगे, चूंकि आपका आंसर यहां पर खत्म हो गया है, तो आप लाइन या तो सीधी खींच सकते हैं या इस तरीके से डिजाइन फॉर्म में खींच सकते हैं, है ना? ठीक है, ये हो गया। फिर आपका ये वाला आंसर यहां पर कंप्लीट हो गया, तो आप इस तरीके से स्नेक स्टाइल में भी लाइन खींच सकते हैं, ऐसे, है ना, कि ये सांप जा रहा है, आपने सांप से इस आंसर को बंद कर दिया, है ना। फिर आप यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी। तो इस तरीके से आप लिखें बार बार, अब आपको सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और आप इधर आंसर लिखेंगे और अपना आंसर यहां पर मेंशन कर देंगे। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक, कुछ पॉइंट्स और रह गए, इनको जल्दी से हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा रोल अदा करेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। नीट एंड क्लीन डायग्राम्स आपको बनाने हैं। मैं बोलता हूं कि डायग्राम आप कोशिश करें पेन से बनाएं, लेकिन पेन से भी नहीं बनाते, अगर आप पेंसिल से बनाते हैं तो आपको क्या करना है कि पेंसिल से भी आपका डायग्राम जब स्कैन कॉपी होती है तो क्लियरिटी अच्छी होती है स्कैन की, वहां पर कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप ट्राई करें कि अगर ब्लैक वॉल पेन से आप डायग्राम को बनाएंगे तो थोड़ा सा वो आपको एक ज्यादा प्रायोरिटी प्रोवाइड कराता है कि हाँ, आपका जो स्कैन कॉपी होगा वो नीट एंड क्लीन डायग्राम आपका दिखेगा एग्जामिनर को जब वो कॉपी चेक करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पेंसिल से बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, कि डायग्राम कट जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेंसिल से भी आपका आंसर या डायग्राम सही है। आप अगर अच्छे से बनाते हैं तो वहां पर हमारे पास प्रायोरिटी रहती है कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको सॉल्व करके, सही करके, इरेज करके सही कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आप डायग्राम को अच्छे से साफ सुथरा बनाएं, मतलब कहने का ये, ओवर राइटिंग वहां पर ना करें। ट्राई टू एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल इफ पॉसिबल। अपने आंसर को इस तरीके से एक्सप्लेन करें आप कि उसमें आप एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकें अपने क्वेश्चन के आंसर को, तो वो बेहतर रहता है। अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती का एग्जाम्पल वहां पर लेकर आ रहे हैं, है ना, तो ये भी हमें नहीं करना है। अगर आपका उस आंसर को आप एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन कर दें, अदरवाइज नो इशू। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप ये आपको एग्जाम हॉल में जरूर हेल्प करेंगे। इस तरीके से आप लिख कर आएंगे तो आप बैक से भी बचेंगे और अच्छे मार्क्स भी आप अचीव करेंगे पॉइंट टू पॉइंट लिखकर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपको सेशन कैसा लगा, इसके लिए आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कोई भी समस्या है बेहिचक आप हमारे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इन पॉइंट्स को आप ध्यान जरूर रखें एग्जाम हॉल में, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प ये आपके करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ और फिर उसको रिप्रेजेंट करना बहुत मायने रखता है। आपको पता बहुत कुछ है, रिप्रेजेंट आपने अच्छे से नहीं किया तो मार्क्स तो रिप्रेजेंट पर आएंगे, पता होने पर नहीं आएंगे, क्योंकि आप राइटिंग में कैसा लिख रहे हैं दैट्स द मैटर, नॉट द आपको कितना उसके बारे में पता है। ठीक है, तो इसलिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, शेयर करें। और जैसा कि अभी हम कुछ दिन पहले 5,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी मेहनत की वजह से ये पॉसिबल है, और ये जो नंबरिंग हमें देखने को मिलती है, बढ़ती है, यही मोटिवेट करती है कि बच्चों को हम बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराएं जो एग्जाम हॉल में भी उनको हेल्प करें।
ठीक है, तो ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप बेहतर करके आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आशा करता हूं कि आप एग्जाम हॉल में बेहतर करके आएंगे और रिजल्ट भी आपका बेहतर ही आएगा। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक और जय हिंद, जय भारत।